ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। मंत्री जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर, विधायक जी आप बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को सर प्रणाम करता हूं। मैं कानपुर का हूं, अनिरुद्ध जी ने बताया। हमारे कानपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं कि पूरे देश में कहीं नहीं है। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है सर। हमारे कानपुर में सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले कानपुर में एक मंत्री जी ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को मंत्री जी ने उस बकरे को खा लिया। क्या बात है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ, ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए तो मैं शुरू होना चाहता हूँ। हास्य का मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, ये बात केवल मैं मानता हूँ, मान आप लोग भी जाओगे थोड़ी देर बाद। मैं यहाँ पर बैठा था, बीच में आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी आए, उनके साथ के लोग आए, तो धीमे धीमे ऐसे धक्का लगा कि मैं वहां पहुंच गया। तो हमने दिनेश बाबरा जी से कहा बताइए, मैं धक्के से वहां पहुंच गया। तो उन्होंने कहा बेटा तू कवि है, अगर कहीं कांग्रेस में होता तो भाजपा के धक्के से पता नहीं कहां पहुंच जाता। तो मैं सर आप लोगों को प्रणाम करता हूं। लाफ्टर चैलेंज में अभी आदरणीय राजू श्रीवास्तव जी को मैं नमन करता हूं। वो अभी सरपंच बनकर आए, उसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट था, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनकी धरती पर यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई साल बाद मैं उन्नाव पे आया हूँ। तो कानपुर मेरे बगल में है, और कानपुर ऐसा शहर है सर, पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इतनी वीरता कानपुर में है कि हम लोग वीर रस के कवि को कानपुर में अनिरुद्ध जी कभी नहीं बुलाते हैं। आपने कभी सुना कि एक आदमी 10 पुलिस वालों को मारने के बाद भगवान के दर्शन करने जा रहा हो? नहीं, क्योंकि उसको मालूम है जाना तो भगवान के पास नहीं है। तो इतनी वीरता ऑलरेडी हमारे कानपुर में है सर। मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी, मैं उसमें नेताओं को लपेटता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर डिप्टी सीएम तक उसमें आते हैं, पर भाजपा के नेताओं को मैं बिल्कुल नहीं लपेटता। उसके 2 कारण है सर। पहला कारण तो यह है कि मैं कानपुर का हूँ, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। कानपुर वालों की कार का पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। मंत्री जी ने अपना समय दिया, मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कानपुर एक ऐसा अद्भुत शहर है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो लिखा होगा बनारस में बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए। आप कभी आगरा जाइए तो लिखा होगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पे लिखा होगा रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ। आपको भरोसा ना हो तो अनिरुद्ध से पूछ लो, 3-4 बार कानपुर आ चुके हैं। तो हमारा कानपुर साहब अद्भुत है। विधायक जी, मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमारी घड़ी खराब थी, हरियाणा कभी सम्मेलन से लौटा तो हमने कहा भाई टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कह रहे गुरु तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है और तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, हमारा मूड बहुत खराब है। तुमने कहा यार तुम्हारा मूड खराब है, ये तो छोड़ो, टाइम नहीं बता दो, ये तो बता दो मूड क्यों खराब है। कहने लगा हमने जीवन का पाप ये कर दिया, एक लड़की से केवल इतना कह दिया, इतनी कमजोर हो गई है, कुछ खा लिया कर, तो हमारा 50,000 रुपए खा गई, तुम सारे हमारे मुंह लगे हो, दिमाग हमारा बहुत खराब है। तुमने कहा क्यों दिमाग खराब है? कहने लगे एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। तुमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव है, उसको पार्षद की टिकट मिल गई है और पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो कान के, पुष्पा को पहचान के। और एक लड़का तो कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करा रही है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली जोर तक बजा दी। हमारा शहर आपको बिल्कुल अद्भुत है। अच्छा मंत्री जी, कभी लोग कहते हैं तुम यार उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के लोग बड़े आलसी हैं, बड़े नकारा में। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जब फेंका, स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा का बच्चा था वो, जो कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में यार कितने लोग स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के लड़कों में और हरियाणा के बच्चों में बहुत अंतर होता है ना सर। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, फिर वो 2-4 घंटे वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 7-8 बजे फिर उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 घंटे टहलता है, फिर फल खाता है, फिर सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के कानपुर और उन्नाव के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लेते आता है।
उसके बाद वो सबसे पहले जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली कमजोर है आपकी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। शाम को 7 बजे आके वो उठ सो जाता है, तो शाम को 7-8 लड़कों के साथ जब वो बियर की बोतल खोलता है तो उसी चौकी इंचार्ज को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब प्रणाम, पहचाना? अब दरोगा सोचता गुरु इसके मुंह न लगो, इस समय तो धरे हुए हैं। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर रात में वही चौकी इंचार्ज मारते मारते उसको थाने लाता है और अब की सेल्फी डालता है वही चौकी इंचार्ज। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर रात भर गुड्डू भैया की होती कुटाई, 3-4 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। लोकल विधायक, यहाँ के विधायक नहीं काम है। हाँ, हमें सुरक्षित घर भी जाना। सच बात बताओ, हेमंत पांडे के घर का नाम गुड्डू भैया। अच्छा, तो गुड्डू भैया उसके पैरवी करते हैं तो वो छूट के आता है। छूटने के 15 दिन बाद वो सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है, 1,80,000, हमारे यही रेट चल रहा है। उसके बाद वो लड़ता है जिला पंचायत का चुनाव। उसके बाद वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूरी ना मिली तो वो गोली चलवा देता है। उसके बाद वो विधायक का चुनाव लड़ता है, विधायक बन जाता है। फिर आगे वाली कुर्सी पर बैठकर हम लोगों को सुनते हैं। एक बार आप एक सम्मेलन बहुत शानदार हो रहा है, कोरोना काल में बंद हो गया था। अच्छा, क्या बात है, कितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मुझे तो लगा कि मैं कैसे सुनाऊंगा, लेकिन आपकी तालियां आ गई। तो कोरोना काल में कभी सम्मेलन बंद हो गए थे। उसके बाद में वैक्सीनेशन पूरे जब देश में हुआ, और ये गर्व की बात है उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया में सर्वाधिक अगर वैक्सीनेशन कहीं हुआ तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ ना। लेकिन हमारे एक नेता जी ने उस समय कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कहा था ये बीजेपी की है। तो मैं तो लपेटे नेताजी में आता हूँ, मैंने उनको भी लपेटा। जिन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे बीजेपी की, तो मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा है। उत्तर प्रदेश के लोग अभी इमरान खान निपट गए, तो कह रहे थे हम 370 जब हटी तो कह लेगा इस पर इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा हमारे यार ये घर का काम है, इस पर तुम इंटरफेयर क्यों करोगे, इसके लिए मोदी जी हैं। तो हमने 4 लाइन में इमरान खान को भी निपटा दिया। अगर वो भी निपट गए हों तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो ग्लैमर है भाजपा का, इतना ग्लैमर है, इतना ग्लैमर है मैं आपको बता नहीं सकता। आदरणीय सुरेश पक्कड़ जी इस कवि सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे, हमने पैर छुए, तुमसे कहने लगा बेटा जीते रहो, जीते रहो। तो हमने ये क्या कह रहे हैं, तो कहने लगा नहीं ये मोदी का समय है, पूरे देश में मोदी जी का ग्लैमर, और इतना सब मोदी जी का ग्लैमर है। मैं आपको बता दूं, मैं कल पटना था एनटीपीसी के कवि सम्मेलन में, तो मैंने महानंदा की गाड़ी से आ रहा था, वो 3 घंटे लेट हो गई। तो मैं पूछताछ में गया, हमने कहा महानंदा कब आएगी, तो उसने कहा नहीं आएगी। तो हमने कहा उन्नाव कवि सम्मेलन में जाना, उसने कहा जाओ चाइना जाओ, नहीं आएगी। तो हमने कहा कौन आएगा, तो उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। ये मंत्री आपका जादू चल रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देश के बड़े कवियों तक हम लोगों को पहुंचना है। तो हास्य का कवि हूँ मैं, प्यार मोहब्बत की मैं कोई बात नहीं करूंगा। हालांकि मेरी 10-15 गर्लफ्रेंड थी। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो हमने सबसे पहले राखी बंधवा ली सबसे, क्योंकि यूपी पुलिस का भरोसा नहीं, मजमुओं की कुटाई कब शुरू कर दे। तो लोग हमसे कहते प्यार क्यों नहीं करते, तो मैंने 4 लाइन लिखी, एक फूल, और चौथी लाइन मजा आ जाए तो फिर ताली बजाना। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो असल में लड़कियों की बीमारी होती साहब, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगे स्टूपिड कहीं की, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है।
से साहब बहुत दूर रहता हूँ। लड़कियों की बीमारी होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ। अभी जब मैं बैंकॉक गया, भाई बता रहा तो उसके बाद में दुबई गया। तो मैं दुबई में जब था तो लड़की ने हमको फोन किया, मंत्री जी कहले कि दुबई गए और एक काम करना। हमने कहा क्या? कहले वो सोना बहुत सस्ता है, हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहले कि सोने की चैन हमको दे दोगे तो जीवन भर हम तुमको याद करते रहेंगे। हमने कहा चैन हम तुमको नहीं देंगे फिर भी तुम हमको याद करती रहोगे। तो उसने कहा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ कहा था लाने के लिए, वो भी इसने लाके नहीं दिया। तो लोग हमसे कहते हैं यार प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो? तो मैं आपको बता दूं, मेरा टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ। साहब मेरा बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे उन्नाव को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है किसी हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद जाए तो IIT SSC करते हैं। हम SSC की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Phil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी करे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। तो आप प्यार करके दिखा देना। तो साहब हम लोग प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं। प्यार मोहब्बत को छोड़िए साहब, हम लोग हाथ से कभी कोई हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों को शादी बहुत मुश्किल में होती है, क्योंकि ये पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते में से लौट जाते हैं। हमें तमाम शादी जब कैंसिल हुई तो एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई ये लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना। हमने कहा ठीक। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार। ठीक 11:15 बजे पिताजी का फोन आया। कहने का बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, होने वाली लड़की पसंद करो और शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है। पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तुम भी कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल की जमानत हुई हमारी। तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। तो एक दिन हमारी शादी बिल्कुल हो गई। सच्ची देश के जितने कवि हैं हमारी बारात आए थे, सब सही बता रहा हूँ आपको। उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल का, विश्व कप का, और हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिल्कुल सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? तो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह तो देख के हमको। हमने कहा की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट तक इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा, घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले तो शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आप घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने ऐसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उनके देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूर्पनखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तो सूर्पनखा का रोल कर दो। हमने किसमें क्या करना पड़ेगा? बोले नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूर्पनखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आँख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए। सूर्पनखा के टस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा कटोरा आटा दे दो।
हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए, हमने आपके पुत्र हैं, बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे दो ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के ठीक सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूँ। व्यंग अगर उन्नाव में नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा? व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने तो पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। समय की अपनी बाध्यता है। एक व्यंग आपको सुनाकर मैं अपना स्थान, क्योंकि दिनेश बाबरा जी, सुरेश फक्कड़ जी तक हम लोगों तक पहुंचना है। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया। आपको ये भी लिखना चाहिए कि अगर ये नाम आया है तो कुछ अच्छी कविता व्यंग की बात भी करके हम लोग जाए। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहाँ? मैंने कहा कभी हूं भटक गया। बोला कभी होके भटक गए हो? बोला कभी होके भटक गए हो, अपने स्वार्थ में भटक गए हो। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि हो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। और इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जहाँ चीन है वो चट्टा बना दे, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दे। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका की गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होकर डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कभी हो तो प्रूव करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया और जोर से चिल्लाया, बोला क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहाँ के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहाँ का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने क्या गुरु कुछ आप ही बताएं? बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पे जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही माँ के लिए किसी के मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा, मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा।